नमस्कार दोस्तों, PSIR स्कोर इन्हेंसमेंट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम इस सीरीज़ में टेररिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। टेररिज्म का कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे काफ़ी सारी बुक्स है, जैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स बुक है एंड्रू हेवुड की, बेलिस एंड स्मिथ की बुक है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसके अलावा इग्नू। देखो, इस सीरीज़ में हम आगे रेगुलरली लेक्चर्स डिस्कस करते रहेंगे, कंसेप्ट डिस्कस करते रहेंगे, बट आपसे एक एक्सपेक्टेशन है सिर्फ और सिर्फ कि आप रेगुलर रहिएगा। रेगुलरली जब आप डिस्कशन में शामिल होंगे तो डिस्कशन में मज़ा भी आएगा और मोटिवेशन भी रहेगा। वैसे देखो, अब आने वाले 3 महीनों में आपका फोकस प्री पर ज़्यादा होगा, लेकिन आपको एज सच बुक्स नहीं पढ़नी है आने वाले समय में पॉलिटिकल साइंस की, अगर प्री को लेके आप चिंतित हो। लेकिन अगर आप ये जो छोटी छोटी वीडियोस हैं समय पे अगर देखते रहोगे तो आप सब्जेक्ट के टच में रहोगे, पूरी तरह से आइसोलेट नहीं होंगे। और इस बार प्री और मेंस के बीच जो टाइम काफ़ी कम है, उस टाइम में एकदम से आप सब्जेक्ट कवर ही कर पाओगे, लेकिन स्कोर को इन्हेंस करने में आपको दिक्कत आएगी। तो थोड़ा थोड़ा अभी हम डिस्कशन करते जाएंगे ताकि प्री क्लियर करने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है रेगुलरिटी की। इसके अलावा अपना एक टेलीग्राम चैनल है स्पेशल PSIR के लिए, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर दीजिए, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। इस टेलीग्राम चैनल पे आंसर राइटिंग से संबंधित मटेरियल्स, नोट्स, कोड्स जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो आंसर्स में अपने स्कोर को इन्हेंस करने के लिए, ये सब चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हो इस टेलीग्राम चैनल पे। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इस प्रकार के हमारे जो सेशंस होंगे उनकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकोगे इस टेलीग्राम चैनल से। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं टेररिज्म से संबंधित। सबसे पहले तो देखो, आप ये जान लीजिए, टेररिज्म यानी आतंकवाद एक मॉडर्न फेनोमेनन नहीं है। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमले के बाद आतंकवाद की शुरुआत हुई हो। आतंकवाद एक बहुत पुराना फेनोमेनन है। एग्जाम्पल्स के तौर पर 70 AD में जूइश ग्रुप्स, जिन्हें शिकारी कहा जाता था, ये देखो रोमन्स को किडनैप किया करते थे, या फिर उन जूइश लोगों को किडनैप किया करते थे, उनको मारा करते थे जो रोमन्स का साथ देते थे। इंडिया में भी ठगी सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। मॉडर्न इंडिया में ठगी सिस्टम में ये एक प्रकार से देखो रिचुअल होता था जो काली माता को खुश करने के लिए होता था। वैसे 13th सेंचुरी से यानी 13वीं शताब्दी से ठगी संबंधित इंसिडेंट्स इंडिया में देखने को मिलते हैं, लेकिन ठगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई 19th सेंचुरी में। उस समय ब्रिटिशर्स को कैंपेन भी लॉन्च करना पड़ा ठगी को ख़त्म करने के लिए। और देखो, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई 1789 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन आई फ्रांस में, और 1793-94 के आसपास फ्रांस में रीन ऑफ टेरर देखने को मिला। उस समय जैकोबियंस रोब्सपियर की अध्यक्षता में लोगों को मारा करते थे, ये बोल के कि आप तो रेवोल्यूशन के दुश्मन हो, यू आर द एनिमी ऑफ रेवोल्यूशन। ऐसा बोल बोल के उस समय जैकोबियंस के द्वारा 40,000 लोगों की हत्याएं कर दी गई। तो वो देखो टेरर का दौर था, और वहीं से टेररिस्ट वर्ड भी निकल के आता है। तो ये हमने समझा कि टेररिज्म एक मॉडर्न फेनोमेनन नहीं है। 2000 साल पहले भी, ऑलमोस्ट 2000 साल पहले टेररिज्म के एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। बट देखो, एक बात यहाँ पे मेंशन करने लायक है, 1990s तक टेररिज्म को सिक्योरिटी कंसर्न ऑफ द सेकेंड ऑर्डर माना जाता था। मतलब सिक्योरिटी कंसर्न तो था टेररिज्म, लेकिन इतना ज़्यादा सीरियस टेररिज्म को नहीं लिया जाता था। दूसरे देश से जो खतरा है उसको ज़्यादा सीरियस लिया जाता था विभिन्न देशों के द्वारा कि हाँ, ये मेरा दुश्मन देश है, इससे खतरा है, इससे बचने की तैयारी करनी है। लेकिन किसी नॉन स्टेट एक्टर से बहुत ज़्यादा खतरा है कि स्पेशली बहुत ज़बरदस्त तैयारी की जाए वाइड स्केल पे, युद्ध स्तर पर, वो नहीं देखा जाता था। लेकिन जब देखो 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर हमला हुआ, तो फिर टेररिज्म को लेके विभिन्न देशों की जो सोच है वो बदल गई। देखो, टेररिज्म की काफ़ी सारी वेव्स हैं, ये हम आगे इस लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे कि फर्स्ट वेव ऑफ टेररिज्म, सेकंड वेव ऑफ टेररिज्म, मतलब कैसे टेररिज्म का जो स्वरूप है, मोटिवेशन जो है, वो टाइम के अनुसार बदलता गया।
देखो 1990s में ग्लोबलाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आया, तो उसके बाद टेररिज्म भी एकदम से बढ़ गया। क्यों? यहाँ पे देखो क्वेश्चन बन सकता है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन टेररिज्म। ग्लोबलाइजेशन का टेररिज्म पर क्या प्रभाव पड़ा? देखो, टेररिस्ट ज़्यादा एक्टिव हो गए ग्लोबलाइजेशन के बाद, क्योंकि बॉर्डर्स जब विभिन्न देशों के बीच डाइल्यूट हुए, तो टेररिस्ट जो अपना प्रोपगेंडा स्प्रेड करते हैं, माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं, उनको माइंड वॉश करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना काफ़ी आसान हो गया, चोरी छुपे बात करना आसान हो गया। तो देखो, इन एग्जाम्पल्स के बेस पे आप कह सकते हो कि मॉडर्न टेररिज्म और ग्लोबलाइजेशन के बीच एक गहरा नाता है। आप एक बात बताइए, ISIS शुरू में इराक में आया था, लेकिन बाद में ISIS ने अपनी जड़ें जमाई, इस्लामिक स्टेट ने अपनी जड़ें विभिन्न देशों में जमा ली। शुरू में तो इराक में आया था, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन का ही नतीजा है कि इस्लामिक स्टेट अपनी आइडियोलॉजी को दूसरे देश में भी बहुत से लोगों को आकर्षित कर पाया अपनी आइडियोलॉजी की सहायता से। तभी इस्लामिक स्टेट ने और भी दूसरे देशों में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश की। ये ग्लोबलाइजेशन का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद हम टेररिज्म की डेफिनेशन की बात करते हैं। देखो, टेररिज्म को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। तो टेररिज्म की जो डेफिनेशन है काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव रहती है। हम डिस्कस करेंगे वो डेफिनेशन जो आपको एग्ज़ाम में लिखनी है, लेकिन फिर भी टेररिज्म को डिफाइन करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। देखो, मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। मान लीजिए A B को मार देता है। क्यों? क्योंकि A की पर्सनल दुश्मनी है B के साथ में, और दूसरे केस में A B को मार देता है क्योंकि A इस्टाब्लिश्ड रूल को ख़त्म करके, डिस्ट्रॉय करके कोई दूसरा रूल इस्टाब्लिश करना चाहता है, दूसरी सरकार इस्टाब्लिश करना चाहता है। तो बताइए, पहला केस टेररिज्म से संबंधित है या फिर दूसरा केस? आपने बिल्कुल सही सोचा है, दूसरा जो केस है वो टेररिज्म से संबंधित है। तो देखो, यहाँ पे डिफरेंस क्या आया? यहाँ पे डिफरेंस आया ऑब्जेक्टिव का। एक पर्सन A किसी पूरे परिवार को गोली मार देता है, B के पूरे परिवार को गोली मार दिया, 10 लोगों को मार दिया, लेकिन ये टेररिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि A की दुश्मनी है B के परिवार के साथ है, लेकिन A का अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉलिटिकल कोई ऑब्जेक्टिव है, तो फिर ये टेररिज्म की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे फोकस ऑब्जेक्टिव पे है, इंटेंशन पे है। डिबेट्स और भी काफ़ी सारे हैं टेररिज्म की डेफिनेशन में। जैसे देखो, क्या टेररिज्म सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा कैरी आउट किया जाता है? मतलब क्या सिर्फ नॉन स्टेट जो एक्टर्स होते हैं, नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, वही टेरर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं? क्या कोई स्टेट, कोई देश टेररिज्म संबंधित एक्टिविटीज़ को कैरी आउट नहीं कर सकता? ये भी एक डिबेट है, अभी डेफिनेशन में आगे आएगा भी। क्योंकि देखो, USA के ऊपर आरोप लगता है कि उन्होंने काफ़ी सारे देशों में, जैसे लीबिया में, कई सारे दूसरे देशों में उन्होंने टेररिज्म को स्प्रेड किया है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो USA ने किया है। और भी डिबेट्स हैं, जैसे अब कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि टेररिज्म का शिकार इनोसेंट सिविलियंस होते हैं। तो फिर दूसरे एक्सपर्ट्स क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा तो अगर मान लीजिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को निशाना बनाया जाता है, तो क्या वो टेररिज्म नहीं है? तो ये सब डिबेट्स हैं जो हमने डिस्कस की। अब देखो, एग्जाम में आपको लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो, टेररिज्म कैन बी सीन फ्रॉम अबव एंड बिलो। अबव मतलब स्टेट के द्वारा जो टेररिज्म को डिफाइन किया जाता है। ये FBI की डेफिनेशन है जो कहती है, अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस टू इंटिमिडेट और कोर्स ए गवर्नमेंट द सिविलियन पॉपुलेशन इन फर्दरेंस ऑफ पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब ये है, गैर कानूनी ढंग से वायलेंस का इस्तेमाल करना गवर्नमेंट को या फिर सिविलियन पॉपुलेशन को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनको फोर्स करने के लिए, ताकि अपने पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स को सर्व किया जा सके। तो मैंने कहा था ना आपको कि ऑब्जेक्टिव वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम अबव। फ्रॉम अबव एस्पेक्ट जो है टेररिज्म का, वो देखो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से संबंधित है। गवर्नमेंट टेरर, सरकार के द्वारा जो टेरर फैलाया जाता है, बेशक वो डायरेक्टली फैलाएं या फिर स्पॉन्सर करें टेरर को, यानी स्टेट का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट होता है टेरर में। जैसे पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगते हैं, और वो आरोप कहीं ना कहीं देखो सही भी हैं। कश्मीर में
जो टेररिज्म स्प्रेड होता है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। तो ये एग्जाम्पल है फ्रॉम अबाउ टेररिज्म का। इसके बाद देखो गुडिन की जो डेफिनेशन है टेररिज्म की, वो आप कोट कर सकते हो आंसर्स में। गुडिन ने कहा था, टेररिज्म इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस दैट एम्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स थ्रू क्रिएटिंग ए क्लाइमेट ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। मतलब जो लोग टेररिस्ट होते हैं वो पॉलिटिकल वायलेंस का सहारा लेते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और करते कैसे हैं, डर का एक माहौल तैयार करके। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि टेररिज्म एक इंटरप्रिटेशन का मामला है। कोई पर्सन एक देश के लिए टेररिस्ट हो सकता है और दूसरे देश के लिए हीरो हो सकता है। जैसे बुरहान वानी टेररिस्ट हैं इंडिया के लिए, लेकिन पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उसे हीरो बताते हैं। वैसे ये एग्जाम्पल समझने के लिए है, आप आंसर में मत इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन देखो कुछ भी हो, बार्नेट कहते हैं टेररिज्म को आप मोरली तो बिल्कुल भी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते, कितना भी नोबल आपका गोल हो, लेकिन आप टेररिज्म को मोरली जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये बात किसने बोली? ये बात बोली बार्नेट ने। इसी प्रकार से कुछ दूसरे सेकुलर्स भी हैं जिनको आप कोट कर सकते हो। प्री मुराट्स, नरवेसन, इन्होंने बोला था टेररिज्म इज मोरली इनएक्सक्यूजेबल। टेररिज्म मोरली इनएक्सक्यूजेबल है, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता टेररिज्म का। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वेव्स ऑफ मॉडर्न टेररिज्म के बारे में। देखो डेविड सी रेपोपोर्ट कंसेप्ट देते हैं वेव्स ऑफ टेररिज्म का। ये टेररिज्म की 3 वेव्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहली वेव देखने को मिली टेररिज्म की 1880 से लेकर 1920s के बीच। इस वेव का नाम है एनार्किस्ट टेरर। जल्दी से आप बता दीजिए एनार्किस्ट कौन होते हैं? देखो एनार्किस्ट वो लोग होते हैं जो किसी प्रकार की अथॉरिटी को पसंद नहीं करते। फॉर एग्जांपल स्टेट, वो स्टेट को पसंद नहीं करते, किसी इस्टेब्लिश्ड रूल को पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं हर प्रकार की अथॉरिटी, चाहे वो किसी स्टेट की हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो, उसे ख़त्म कर दिया जाए। तो ये कुछ रूलर्स का नाम दिया हुआ है जिनके कार्यकाल में एनार्किस्ट टेरर देखने को मिला। एनार्किस्ट टेरर में क्या होता है, जब देखो स्टेट का ऑपरेशन बढ़ जाता है, मतलब स्टेट का अत्याचार बढ़ जाता है सिटीजन्स के ऊपर, तो फिर कुछ लोग वायलेंस फैलाना स्टार्ट कर देते हैं, ये साबित करने के लिए कि देखो स्टेट हर जगह नहीं है, स्टेट इतना भी पावरफुल नहीं है कि उसे चैलेंज ना किया जा सके। तो जो एनार्किस्ट टेरर वाले लोग होते हैं वो वायलेंस का सहारा लेते हैं पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस रेज करने के लिए कि देखो स्टेट का विरोध करो। वो पॉलिटिकल वायलेंस की सहायता से रिवोल्ट पैदा करना चाहते हैं स्टेट के अगेंस्ट। तो ये देखने को मिला कब? 1880 से लेकर 1920s के बीच। इसके बाद है एंटी कॉलोनियल टेरर। ये 1920s से लेकर 1960s के बीच देखने को मिला। एंटी कॉलोनियल टेरर, ये तो आप भली भांति से परिचित हो। जैसे यूरोप के काफ़ी सारे देशों ने एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इन देशों में अपनी कॉलोनीज बनाई थी। जैसे इंडिया को कॉलोनी बनाया गया था ब्रिटेन के द्वारा। तो इस टाइम में 1920 से लेकर 1960s के बीच कॉलोनीज में इस्टेब्लिश्ड रूल के अगेंस्ट आर्म्ड स्ट्रगल देखने को मिला। इसे ही नाम दिया जाता है एंटी कॉलोनियल टेरर का। देखो वैसे यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी की बात आ जाती है जो हमारे सीधा सीधा पॉलिटिकल साइंस से संबंधित नहीं है, बट आप कनेक्ट कर सको इसलिए वो कंट्रोवर्सी मैं आपको बता देता हूँ। 2016 की ये बात है। कुछ एक्सपर्ट्स ने क्वेश्चंस रेज किए कि विपिन चंद्रा की जो बुक है इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में, उसमें भगत सिंह को रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट बताया हुआ है, ये गलत है। तो विरोध हुआ था कि उन्हें टेररिस्ट नहीं बताया जा सकता। बाद में विपिन चंद्रा और उनकी आइडियोलॉजी से जो लोग इत्तेफाक रखते हैं उन्होंने सफाई दी कि इवन भगत सिंह भी उस समय टेररिस्ट वर्ड के इस्तेमाल से नाराज़गी नहीं रखते थे। खैर ये कंट्रोवर्सी आंसर राइटिंग में काम नहीं आएगी, बट आप कनेक्ट कर सको इसलिए थोड़ा सा हमने बस डिस्कस कर लिया। इसके बाद बात करते हैं तीसरी वेव ऑफ मॉडर्न टेररिज्म की। तीसरी वेव है लेफ्टिस्ट टेरर। ये देखने को मिला 1960 से लेकर 1980s के बीच। इसका एग्जाम्पल है देखो नक्सलिज्म। 1960 से लेकर 1980s के बीच
विभिन्न देशों में काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी जो कि फार लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, जिनका मकसद ये था कैपिटलिस्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकना और कैपिटलिस्ट सिस्टम को उखाड़ फेंक के वहाँ पे सोशलिस्ट रूल इस्टाब्लिश करना या फिर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट रूल इस्टाब्लिश करना। जो बातें हमारे देश में नक्सलिज्म वाले बोलते हैं वही बातें। जापानीज रेड आर्मी, इटालियन रेड ब्रिगेड, पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी, ये सब एग्जाम्पल्स हैं लेफ्टिस्ट टेरर के। और देखो इनका आपस में उस समय सामंजस्य भी देखने को मिला क्योंकि एम कॉमन था, कैपिटलिस्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकना। ये टेरर था लेफ्टिस्ट टेरर। इसके बाद 1979 से लेके अब तक चौथा प्रकार का मॉडर्न टेररिज्म देखने को मिल रहा है, वो है रिलीजियस वेव ऑफ टेररिज्म। 1979 में देखो ईरान में रेवोल्यूशन आई थी, मतलब 1979 से पहले ईरान में जो रूल था कहा जाता है वो यूएसए का कठपुतली रूल था। लेकिन 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन आई, बाद में थियोक्रेसी आ गई ईरान में। कई सारे मुस्लिम स्टेट्स में जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है वो देखो ग्रो होता गया, रूढ़िवादिता आप कह सकते हो। तो फिर मुस्लिम स्टेट्स में जब इस्लामिक फंडामेंटलिज्म ग्रो हुआ, जैसे इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा जैसे जो लोग हैं जो शरिया रूल इस्टाब्लिश करना चाहते हैं, तो फिर वो वायलेंस का सहारा लेते हैं शरिया इस्टाब्लिश करने के लिए या फिर जो भी उनका धर्म संबंधित ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए। और देखो एक बात ये भी बोली जाती है, इस रिलीजियस टेररिज्म का जो नेचर है वो इंटरनेशनल है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अफगानिस्तान में या फिर कहीं और शरिया इस्टाब्लिश करना चाहते हैं। जहाँ उनको जगह मिले, जहाँ पे उनको जगह मिले वहीं पर वो अपनी इस प्रकार की जो रूल है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे अचीव करना स्टार्ट कर देते हैं। और यूं भी कहा जाता है जब यूएसए ने वार ऑन टेरर स्टार्ट किया या फिर यूएस लेड कोलिशन ने इराक में इंटरवेंशन किया, अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया, तो उसके रिस्पॉन्स में ये रिलीजियस टेररिज्म जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। तो एग्जांपल्स हैं आइसिस, अल-कायदा। इसके बाद नेक्स्ट वेव ऑफ टेररिज्म है कैटास्ट्रोफिक टेररिज्म। इसमें देखो क्या है कि टेररिस्ट जो है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हासिल करने की कोशिश कर रही हैं ताकि बड़ी संख्या में लोगों को मारा जा सके, बहुत बड़ी संख्या में। तो इस प्रकार के टेररिज्म को आप नाम दोगे कैटास्ट्रोफिक टेररिज्म। तो इस प्रकार से हमने ये 5 वेव्स ऑफ मॉडर्न टेररिज्म के बारे में डिस्कस किया। ये कंसेप्ट दिया गया था डेविड सी रैपोपोर्ट के द्वारा, ये हेवुड का है। और ग्लोबलाइजेशन के बाद टेररिज्म में इजाफा देखने को मिला है, ये बेली सेन स्मिथ का कंसेप्ट था। तो हम टेररिज्म से संबंधित हमारी डिस्कशन को फिलहाल यहीं स्टॉप करते हैं। बट देखो एक बात मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, प्री की तैयारी आप करते रहिए, बट इस स्कोर इन्हेंसमेंट सीरीज़ में आपको रेगुलर रहना है। रेगुलर रहोगे तो देखो डिस्कशन में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। आपको कोई अलग से फ़िलहाल के समय में पॉलिटिकल साइंस की बुक्स नहीं पढ़नी है, बस आपको डिस्कशन में रेगुलर रहना है ताकि आप सब्जेक्ट के टच में रहो। ऐसा नहीं कि प्री क्लियर करने के बाद आपको सही सब नया नया लगे। तो 2 एडवांटेजेस होंगे, एक तो आप सब्जेक्ट से जुड़े रहोगे, बिल्कुल पूरी तरह से कट नहीं होगे। दूसरा आपका स्कोर जो है वो इन्हेंस होगा। बाद में इतनी सारी वीडियोज़ एक साथ दिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करते जाएंगे और आपको रेगुलर रहना है, ये आपको वादा करना है। तो अभी हम हमारी डिस्कशन को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।